चले इस पर अब हम चर्चा विशेष करते हैं सर, क्योंकि ये जरूरी है। पलायन को कैसे यहाँ पर मजबूत करेंगे? जो पलायन की स्थिति हुई यूक्रेन के अंदर, अब कैसे उसकी वापसी होगी सर? ये आपके मैं समझना चाहूंगी। 4 साल का नुकसान व्यापक स्तर पर हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही है। ईरान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर युद्ध में जो फंसा है वो अब तक यूक्रेन है, जो हम देख रहे हैं। मतलब गजब की तबाही यूक्रेन के अंदर। और अब कैसे संभालेंगे जेलेंस्की? सीजफायर तो ठीक है, हो गया है, लेकिन पुराना नुकसान कैसे भरपाई होगा, आपसे मैं समझना चाहूंगी। सृष्टि, मैं 3 साल पहले इसके ऊपर एक डिबेट में बोल रहा था जी। और उस समय मैंने कहा था कि जेलेंस्की ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया हुआ है। क्योंकि जेलेंस्की, देखिए, एक बड़ा देश है रसिया, बिल्कुल। और उसके साथ आप अच्छे संबंध बना के नहीं रह सकते, तो कम से कम दुश्मनी तो नहीं कर सकते। और आप अपनी टेरिटरी को नेटो को देके वहां रसिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये एक बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था उनकी तरफ से। और उस निर्णय का जो इन्होंने लिया, उसको प्रोवोक करने के लिए सारे के सारे यूरोपियन देश उसको प्रोवोक कर रहे थे। वो यूक्रेन की टेरिटरी को यूज करके, उनके आर्म फोर्सेज को यूज करके रसिया को थोड़ा सा सेटबैक देना चाह रहे थे। अब देखिए, रसिया में इतनी ताकत है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने करीब करीब 25 मिलियन लोग उनके खत्म हुए, 25 मिलियन। उसके बावजूद रसिया डटा रहा। और इतनी उनकी, आप उसकी अगर पढ़ेंगे उस समय की जो स्थिति थी, जी सर। उस समय बिल्कुल ठंड के अंदर लोग मरते रहे, लेकिन रसिया डटा रहा और फाइनली युद्ध का उन्होंने जीता। ये सिचुएशन रसिया में आज भी है। उनके सोल्जर्स जो हैं, वो, उनकी जो सरकार है, सोल्जर्स है, वो बॉडी बैग से नहीं डरते जैसे अमेरिकन डरते हैं। वहां पर तो वो मरने के लिए तैयार हैं, वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज एक्चुअली जेलेंस्की ने रियलाइज नहीं की। वो एक, आप जानते हैं, ये कॉमेडियन था और बेसिकली इमेच्योर था। और वो अमेरिकन और उस समय ये यूरोपियंस के कहने में आके इसने ये सारी मनमानी की, और उसकी वजह से उसका देश तबाह हो गया। एक तो उसकी पूरी की पूरी आर्म फोर्सेज तबाह हो गई। जो यंग लोग थे उनको जबरदस्ती फोर्स करके उन्होंने आर्म फोर्सेज में डाला, लेकिन वो भी वहां से भग निकल रहे हैं। दूसरे, उनके करीब करीब 4 मिलियन, 40 लाख यंग लोग दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं, यूरोप के या अमेरिका या कनाडा के, और वो वापस आने वाले नहीं हैं। तो नेचुरली उनके पास यंग पॉपुलेशन की कमी रहेगी। तीसरी चीज जो है, उनके पास अब रिसोर्सेज बिल्कुल डिप्लीट हो चुके हैं। तो जितना जो तबाही हुई है इनके शहरों में और रूरल एरियाज में, जी जी। उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत मुश्किल होगी यूक्रेन को। तो अगर जेलेंस्की आज इलेक्शन करवा दें, जिनका टेन्योर तो बहुत पहले खत्म हो गया, तो ये बुरी तरह से हारेंगे और इनको छोड़ के जाना पड़ेगा देश को। तो ये हालत है जेलेंस्की की। लेकिन ये तो अभी तक डटे हुए हैं, कह के हैं कि वार चल रहा है इसलिए मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। तो इस चक्कर में ये अभी भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, लेकिन इनकी रेपुटेशन की बहुत बहुत गर्त में जा चुकी है। इसके अलावा यूरोपियन देश भी पूरी तरह से थक चुके हैं। उनकी इकोनॉमी भी बहुत बुरी हालत में है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यूरोप में, वो मेरे को कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में कीमतें करीब करीब 2.5 गुना बढ़ गई है वहां हर चीजों की। ये सिर्फ एनर्जी की नहीं है, बल्कि जो डेली यूज की चीजें हैं उनकी कीमतें भी करीब करीब 2.5 गुना हो गई हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जेलेंस्की ने बहुत मूर्खता का काम किया, अपने देश का विनाश किया, यूरोप को ट्रबल में डाला, और रशिया को भी नुकसान तो पहुंचाया ही है, और पूरे के पूरे यूरोपियन इलाके को इसने तबाही करने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन का मैक्सिमम लॉस है, और यूक्रेन को अब रीबिल्ड करने में कम से कम 20 साल 25 साल का समय लगेगा। उसके पहले अपने आप को ये संभाल नहीं पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। सर बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि देखिए सही बात है, अगर जेलेंस्की को ये पता था कि रशिया के सामने वो कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी 4 साल तक उन्होंने ना अपने आप को बैकफुट पर किया और सामने पुतिन के साथ सामना करने को तैयार हुए, और यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कुछ लोग हैं वहां से जो सामने खबरें निकल कर आ रही हैं जिस तरीके से नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात यहाँ पर मीडिया के सामने नहीं आती है। श्रुतिदास जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए बात तो सही कह रहे हैं गौरी शंकर सर, इतना नुकसान हुआ है, इतना झेल चुका ये देश, पलायन को मजबूर हो चुका, तमाम आपके नागरिक आपके देश से जा चुके हैं, और यही वजह है कि अगर चुनाव हो जाए तो आप हार जाएंगे। अब ऐसे में क्या ऑप्शन है मैम?
अब देखिए पुतिन तो कह रहे हैं कि वो जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं आने वाले समय में। जी, पुतिन जरूर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, हाँ। लेकिन वो अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जेलेंस्की सिर्फ एक माउथपीस है, पपेट है जो बिठाया गया है। हाँ। तो 2013 में ही वहां पे अगर आप हिलरी क्लिंटन या बाकी किसी के इंटरव्यूज उस समय के आप सुनेंगे, तो उन्होंने यही लिखा बोल रहे थे कि हम वहां जाएंगे और वहां हम ये करना जरूरी है, हमारे लिए एसेंशियल हो गया है यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना। और वो रेवोल्यूशन जैसे आप जानते हैं, अब हम सब समझ ही गए हैं किस तरह से वो रेवोल्यूशंस आती हैं। वो आई, उसके बाद एक पपेट गवर्नमेंट बिठाई गई, उसके बाद इनको चुना गया, इनको वापस रखा गया और इनके इनके हाथों से ये कुकाम करवाया गया है। और इनका खुद का करप्शन आप देखेंगे तो आप वो कभी इसको फायर कर रहे हैं, कभी उस जनरल को फायर, जो जनरल लड़ने से उनको मना कर रहा होता है उसको फायर कर देते हैं, एक तो ये ठीक है। उसके बाद उनके आसपास के जो कोटरी है, जो उनके लोग हैं वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैं, उनके ऊपर करप्शन का केस ये खुद यूरोपियन यूनियन करवा रही है उनसे कि आप चेक करिए, क्योंकि पैसा जो उनके अंदर फ्लो हो रहा है वो करप्शन के थ्रू कहीं और चला जा रहा है। तो यूक्रेन के अंदर इस 4.5 साल में कितना फनलिंग हुई है करप्ट मनी की, और वो कहाँ गया है, कौन से बैंक अकाउंट में गया है, ये एक अलग एक किस्सा खुलेगा जब ये युद्ध खत्म होगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे वहां से बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूक्रेन की तरफ से जहां से लोग कंस्क्रिप्ट होने से इनकार कर रहे हैं, मतलब यूक्रेनियंस इस युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं और उनकी खुद की एक अप्रूवल रेटिंग जो है वो ड्रॉप कर गई है वहां पे। ठीक है, तो ये तो सही है कि ना ये पार्टी ना ये इंसान दोबारा चुन के वापस आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि यूक्रेनियंस प्रो रशिया हो गए हैं, वो नहीं हुए हैं। यूक्रेनियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी काफी हाई है, पर वो इस तरह से अपने नेशन का अंत होते नहीं देख सकते हैं। उन्हें दिख रहा है कि गलत पॉलिसीज और गलत माइंडसेट की तरह से ये टेक किया गया है और इसीलिए इसको इस तरह से नहीं डील करेंगे वो लोग। तो ये हुआ यूक्रेन की बात। अगर हम रशिया की तरफ जाएंगे तो उनको आपको जैसे सर ने कहा कि उनके तो बहुत लोग अभी इच्छुक हैं। नॉर्थ कोरिया वगैरह से उन्होंने जो मदद ली वो इसलिए नहीं ली कि उनके पास लोगों की कमी होगी, उन्होंने कंस्क्रिप्शन बंद कर दी रशिया में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया को अपनी कंस्क्रिप्शन बंद करनी पड़ी। अब कुछ महीने पहले उन्होंने दोबारा खोली है, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में खोली है, क्योंकि वहां पे आप रिलीजन छोड़ दीजिए, उसके अलावा रशियन आइडेंटिटी से रिलेट करने वाले लोग इतने ज्यादा स्ट्रांगली नेशनलिस्ट हैं कि वो इस युद्ध में लड़ना चाह रहे हैं। तो ये दोनों देशों का अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों के मन में असली में चल क्या रहा है। जहां रशिया और भी ज्यादा पुतिन के वादों में और बातों में विश्वास रख के वहां एज अ नेशन कमिट करना चाह रहा है, वहीं यूक्रेन जेलेंस्की और उससे जुड़े हुए लोगों को करप्ट और अपने लीडर नहीं मान रहा है एज अ पीपल, एज अ गवर्नमेंट, उसको नहीं पसंद आ रहा है। तो ये दोनों देश में ये हमें एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन नजर आ रहा है। पपेट गवर्नमेंट बिठा के उनसे आपने पहले दूसरे एग्रीमेंट साइन करवाए, उनको फिर आपने चेंज करवाया, तो इलेक्शन स्टील भी करे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हुई हैं वहां पे यूक्रेन के अंदर जो लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आएंगी, और ये युद्ध के बाद ही समझ में आएगा। और ये लोग वहां से फिर भागेंगे। ये और जो सेफ हेवन जो है दुनिया का वो है यूनाइटेड किंगडम्स, जहां पे आप कोई भी पॉलिटिकल क्राइम करने के बाद अपने आप को वहां पे सुरक्षित पा सकते हैं। तो ये लोग वहां पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको पता चलेगा कि बीच में खबर भी निकली थी, उसको फॉल्स ऑफ कोर्स निकाल दिया गया था कि उन्होंने कभी कोई यॉट खरीदी, कोई बड़ी सी बोट, या कोई उन्होंने मैंशन खरीदा फ्रांस के अंदर, कोई विनयार्ड खरीदा। तो आप ये सब खबरों में जा रहे, चाहे ये धुआं रहा हो लेकिन बिना आग के कहीं धुआं नहीं लगता है, दिखता है। तो ये बातें अगर फॉल्स है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मनी पार्क किया है, ये लोग सब वहां जाके बैठ जाएंगे और फिर तमाशा देखेंगे कि एक बेचारा यूक्रेन जैसा ब्रेड बास्केट जिसको कहा जाता है ऑफ यूरोप, उसके आपने जो लोन्स लिए, उस लोन में एक बड़ा नाम जो आ रहा है वो है ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने उसके फील्ड्स खरीद लिए हैं फॉर इयर्स। अब कई सालों तक जो वहां पे उगेगा वो ब्लैक रॉक कंपनी के थ्रू उगेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर डीप स्टेट का बड़ा फायदा हुआ है, जिसको हम बहुत चर्चा में रखते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि उसका बहुत फायदा है। उन्होंने यूक्रेन के एसेट्स खरीद लिए हैं और जेलेंस्की ने इस वॉर की आड़ में उनको बेच भी दिया है। तो जब युद्ध खत्म होगा और यूक्रेनियन प्रजा जो है अपने स्टॉक लेगी कि हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, उसके अंदर जो मिलिट्री नुकसान हुआ उसके अलावा उनको ये नुकसान भी गिनने पड़ेंगे। और तब दुनिया को पता चलेगा कि इस युद्ध का एक्चुअल कारण यही था कि एक रिसोर्स रिच नेशन यूक्रेन, जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स भी थे, जिसके अंदर ब्लैक सी का एक्सेस भी था, जिसके अंदर इतनी उपजाऊ जमीन भी थी,
और काफी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन भी था, उसको किस तरह से लूटा गया बाय यूरोपियन यूनियन एज वेल एज द ग्लोबल कबाल जिसको हम डीप स्टेट मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ध्रुव सर, आपका रुख करना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन के युद्ध में क्या आपको लगता है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में यहां पर समाप्ति संभव है? हालांकि बार बार 2 बार शांति वार्ता विफल हो गई। अब ऐसे में क्या कोई संदेश पहुंचेगा? लोग इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं कि क्या अब ट्रंप साहब उधर भी डील कर लेंगे? अगर यहां मध्यस्थता करा रहे हैं तो फिर अपने देश के साथ जो उनकी स्थिति हुई है, जुझारू रूप से यहाँ पर ट्रंप जो है तैनात है ईरान के साथ युद्ध करने में कि जितना हो सकता है लूट लो ईरान को, क्या लग रहा है सर, कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है ये ईरान को लूटने वाली बात आ सकती है, वो युद्ध दूसरा है। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध है ये मुझे लगता है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनके दो बॉर्डर साथ में नहीं है। और ईरान और इजराइल की भी अगर हम बात देखें तो दोनों के बॉर्डर 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये उनके बीच में लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स की हो सकती है। और जहां तक ईरान की बात है, वो मिसाइल्स ईरान तक फेंक सकता है, और जो वेस्ट एशिया में अमेरिकन एसेट्स है वहां पर अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है वो। तो अमेरिका में ठीक है, थोड़ी सी महंगाई वगैरह चल रही है, लेकिन इसका असर अमेरिका में नहीं हुआ है। इस युद्ध का असर ईरान में ही हुआ है। लेकिन ईरान की वो हालत ये युद्ध नहीं कर सका कि उसको गिव अप करना पड़े और सफेद झंडा उठाना पड़े कि हम हार चुके हैं। वो हार नहीं मानेगा, बेशक कितनी भी मार पड़े। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ट्रंप एक पीस ऑफरिंग दे देंगे, ईरान उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी हालत नहीं है कि बार्गेन करने की। लेकिन जो शर्तें अमेरिका रखता है वो इस प्रकार की अगर शर्तें हो कि ईरान मान ना सके, तब बेशक युद्ध तो वो ईरान मानेगा नहीं, बेशक ये युद्ध कितना ही लंबा चले। और युद्ध जो हुआ है ये सिर्फ मिसाइल्स का ही है। तो मेरे अपने सोच विचार से ये धीरे धीरे खत्म, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जैसे मेरे जो बाकी जो पैनलिस्ट ने बताया है, ये रूस का युद्ध भी मुझे नहीं लगता है अभी ज़्यादा दिन चलेगा। वो थकावट बहुत आ चुकी है। लेकिन खास करके इकोनॉमी हालत जो है वो वेस्ट और यूक्रेन इसको इस समय पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगले 5 या 6 महीने में, या हो सकता है 1 या 2 महीने के अंदर ही ये पूरी शांति इस इलाके में आ जाए। और फिर देखेंगे कौन सा इलाका है दुनिया का जहां पर ये लड़ाई फिर से कहीं और लड़ाई छिड़ जाए। मतलब सर, ध्रुव सर, आप इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन से इलाके में जो है वो लड़ाई जारी रहेगी? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच, एक तरफ हम बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की और एक तरफ हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 महीने में दोनों देशों की इतनी ताकत है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन और व्हेन इट कम्स टू ईरान कि वो रशिया या अमेरिका के साथ अपने युद्ध को आगे बढ़ा पाए, राइट? यस, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आर्म्स लॉबी है वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ा देगा। तो भारत को अपनी पॉलिसी भी ठीक रखना चाहिए। ये दूसरों के युद्ध है, हम इसके बीच में नहीं फंसेंगे। बहुत बढ़िया, ये भी सर आपकी थे। टिप्पणी मुझे बहुत पसंद आई कि भारत को अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखनी चाहिए। आप ही से मेरा सवाल होगा, भारत के लिए आप क्या आगे दिख रहे हैं? मतलब अगर हम भविष्य की बात करें सर, देखिए महंगाई बढ़ने की कवायद तेज हो रही है। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले समय में स्थितियां मतलब स्टेबल हो जाएंगी, या थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकता है कि नुकसान जो है वो भरपाई वो करना पड़े? व्हाट डू यू से? ये मेरे लिए, एम्बेसडर साहब के लिए? आपके लिए, फिर मैं एम्बेसडर साहब के पास जाऊंगी। जहां तक इस विषय के ऊपर है, देखिए किसी भी हालत पे कोई भी सरकार तेल की कीमत को बढ़ाने से नहीं रोक सकती। आप यकीन करिए तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि सरकार चाहती है या नहीं चाहती है, ये इकोनॉमिक्स है। और जिस प्रकार से तेल को हम खरीद रहे हैं $100 पर बैरल, वो रेट आपको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करना पड़ेगा। सरकार ने कुछ हद तक सब्सिडी ली है अपने सिर पर, ऑयल कंपनी ने कुछ हद तक अपने सिर पे ली है, लेकिन इसको आप लगातार लगा नहीं सकते हो। कस्टमर को भी मुझे लगता है कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक भारत का विषय है, ये मुझे पूरा, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर कह सकता हूं, किसी भी हालत पे आप दूसरों के युद्ध में मत फंसिए। आप एक वो जो स्थान इस समय पर भारत ने रखा है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सही रखा है। कई लोग मेरे पास भी आए थे थिंक टैंक्स के तौर पर, वो कहते थे आप रूस के साइड में क्यों नहीं जा रहे हो, या दूसरे साइड बोलते हैं आप अमेरिका की साइड में क्यों नहीं जा रहे हो। अब मैंने उनको साफ बता दिया, देखिए भाई साहब, भारत की साइड में जाएगा, और हमारा साइड ये है कि हम इन युद्ध में नहीं फंसेंगे।
ये ठीक है, ये यही बात है। आखिरी बात, इस समय पर भारत की सबसे बड़ी जरूरत है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की। एक एब्सोल्युटली। इंटरनल स्टेबिलिटी वो बहुत हद तक आ चुकी है, और दूसरा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते जाओ। ये है भारत का हित, और इस हित को हम आगे रखते रहेंगे। ये मेरा विचार है। ठीक है सर, ठीक है। एम्बेसडर गौरी शंकर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर 4 साल में हमने विध्वंसक परिणाम देखे रशिया यूक्रेन के बीच, तो देखिए आप तीनों ने यही कहा कि पुतिन समझदार हैं, पुतिन किसी के जाल में आज तक ना फंसे हैं और ना फंसेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने जब बेहतर सोचा तो इस युद्ध से वो निकलना चाह रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी वो कौन सा पड़ाव है जब पुतिन को ऐसा लगा कि अब इस युद्ध को विराम की अवस्था में छोड़ना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए? क्या लगता है आपको, उन्होंने कैसे अपने देश हित को अलग पैमाने पर रखा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे ही अमेरिका में सरकार का परिवर्तन हुआ हाँ और प्रेसिडेंट ट्रम्प आए और उन्होंने यूक्रेन को सहायता देना बंद किया, जी। उसी समय प्रेसिडेंट पुतिन को पूरा समर्थन मिल गया कि अब ये समय आ गया है कि जो टेरिटरी आपको लेनी है वो ले लीजिए और युद्ध विराम की कोशिश करिए। क्योंकि यूरोपियन देशों में न इतनी टेक्नोलॉजी है, न आर्म्स है, न पैसे हैं जो यूक्रेन युद्ध को फंड कर सके। क्योंकि जो बाइडेन आप जानते हैं, उनका लड़का यूक्रेन से काफी कनेक्टेड था, उनके कई बिजनेस इंटरेस्ट थे और इसीलिए उनका भी